हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं अवर एनवायरनमेंट। और 4th चैप्टर है जिसका नाम है एयर। तो हवा से संबंधित जो भी चीज़ें उसको हम जानेंगे आज। और तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, हम क्रम से चल रहे हैं। अब 4 है, इसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो आज हम देखेंगे एयर के बारे में। तो एयर से संबंधित आपको पता है, हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने पढ़ लिया हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है। फिर भी एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो हमारे आसपास एयर की ब्लैंकेट पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। चाहे यहाँ पर या फिर ऐसा एरिया या ऐसा स्फीयर पृथ्वी का जहाँ पर एयर ही एयर हो, हवाई हवा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ पर ज़मीन ही ज़मीन हो, लैंड वाला पार्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ पर पानी पानी हो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड तीनों चीज़ मिल जाए उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और जो लाइफ पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो बायोस्फीयर में पाई जाती है। बायोस्फीयर में आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बाकी अकेले कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये मेजर डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के, मेजर डोमेन्स, तो जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और जब तीनों मिल जाते हैं तो यही बन जाता है बायोस्फीयर। ओके, तो हम मेजरली अपनी पृथ्वी को 3 भागों में, 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर वो एरिया है जो लिथोस्फीयर हमने पहले ही बताया, लिथोस्फीयर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर ज़मीन ही ज़मीन हो, लैंड वाला पार्ट हो, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जनरली ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। और हाइड्रोस्फीयर उस वाले पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर आपको पानी ही पानी मिले, अब वो किसी भी रूप में हो, चाहे रिवर के रूप में हो, चाहे ओशियन के रूप में हो, या सी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो ये जनरली कैसा होता है, लिक्विड होता है। और एटमॉस्फेयर उस वाले पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर आपको एयर ही एयर मिले। तो मतलब जो गैस वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाए, तीनों डोमेन अगर मिल जाए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ही आपको देखने को मिलेगी लाइफ, प्लांट भी मिल जाएंगे एज वेल एज एनिमल्स भी मिल जाएंगे। अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इन दोनों को जीने के लिए हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में होता है, और हाइड्रोस्फीयर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम सबको आना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर अभी हमारा टॉपिक है, इसको हमें कवर करना है। तो ध्यान देना, एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरने वाली एयर की जो चादर है, हवा की जो चादर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो आपको हवाई हवा दिखाई दे रही है, या ये जो ब्लैंकेट सी दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन सेवरल लेयर्स अराउंड द अर्थ। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं। जनरली हम 5 लेयर्स पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर की क्या है, कई सारी लेयर्स हैं, और हर लेयर की अलग अलग थिकनेस है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी एक जैसी हैं। तो दीज लेयर्स बिकम्स थिनर एट हाई अल्टीट्यूड्स। जैसे अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये लेयर्स क्या होने लगती है, थिन होने लगती हैं, पतली होने लगती हैं। ऑल द लिविंग बींग ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है, हमारे जितने भी लिविंग बींग हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी हो, तो उनको जीने के लिए भाई क्या चाहिए, एयर चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ। पहली बात तो एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। और प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। अब देखो, सन से आने वाली जो रेज होती हैं उसमें होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर वो धरती पे सीधी पड़ जाएं तो मतलब बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो ये एटमॉस्फेयर में ये कई सारी लेयर्स होती हैं। इसमें स्पेशली ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आपको पता है, ये जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ठीक है,
तो एक काम एटमॉस्फेयर का ये भी है कि ये सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको पृथ्वीवासियों को बचाती है। इसलिए आपने सुना होगा ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो वो किस वजह से हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मतलब आपने सुना हो तो जो रेफ्रिजरेटर में पहले CFC गैस यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उन गैसेस की वजह से ओजोन लेयर में क्या हो गया, डिप्लीशन हो गया, वो क्षरण होने लगा उसका, तो उसमें होल हो गया। तो वो अभी थोड़ा सा ही है और अब बता रहे हैं थोड़ा वो रिकवर भी हो रहा है। तो वो जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, एनवायरनमेंट की केयर नहीं कर रहे, उसका रिजल्ट है। खैर, तो ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी भी है कि एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं, जो जैसे ओजोन लेयर का होल हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, और ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी है जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया तो फिर वो हम नहीं बचने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेयर है, हालांकि ये चीज़ें आपको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सारी चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। तो एक तो हमें एयर देता है जो जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं श्वसन में, और दूसरा क्या है, हार्मफुल इफेक्ट जो होता है जो सन से आने वाली रेज का, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लो एटमॉस्फेयर ना हो, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हम क्या हो सकते हैं दिन में, तो देखो दिन में क्या हो सकते हैं, बिल्कुल जल जाएंगे, भुन जाएंगे, टोस्ट हो जाएंगे, जैसे मतलब किसी चीज़ को जला देते हैं ना, मतलब या फिर हम किसी मतलब भट्टी के सामने किसी को रख दो तो वो एकदम पक जाता है तो ऐसे हम भी पक जाएंगे अगर मान लो एटमॉस्फेयर ना हो। क्योंकि एटमॉस्फेयर का एक और इम्पोर्टेंट काम है, वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे सब समझ में आने लग जाएगी कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन से आने वाली रेज को 100% नहीं आने देता, बहुत सारी रेज को ये क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में। सोचो अगर वो सारी रेज अगर यहाँ पे आ जाए तो पृथ्वी पर कितना गर्म हो जाएगा, जल जाएंगे हम सब, भुन जाएंगे, भुन जैसे भुट्टा भुनता है ना, भट्टी में ऐसे भुन जाएंगे। तो एक तो पहला काम क्या है, एक तो हमको जलने से बचाता है। नंबर 2, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो अब दिन में तो चलो भुनने की बात कर रहे हैं, रात में ऐसा क्या हो गया जो हम मतलब ठंडे होके ठंडे से ही मर सकते हैं। रात में क्या होता है, जैसे ही सन मतलब चला जाता है, डूब जाता है, तो दिन में जो मतलब रेज आती हैं सॉरी, तो दिन में जो रेज आती हैं सन की, तो उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, तो वो वापस 100% नहीं जा पाती। हमारी एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो पृथ्वी से जो वापस रेज जाती हैं, जैसे अब सन की हीट आ गई, ठीक है, शाम को, या ये मतलब ये क्या है, वापस रेडिएट भी होती है। जैसे दिन में हीट आएगी और शाम को ये वापस रेडिएट होगी पृथ्वी से वापस कहाँ की तरफ, स्पेस की तरफ। मगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये अर्थ से जाने वाली हीट को उसको भी क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, 100% नहीं जाने देता। जाने तो देता है मगर 100% नहीं जाने देता। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी शाम को, रात में क्या है, हल्की सी गर्म भी बनी रहती है। तो दिन में 100% आने भी नहीं दे रहा सन की रेज को, और रात में जो 100% अर्थ से वापस जाती है रेज को, उनको जाने भी नहीं दे रहा। तो ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके, एटमॉस्फेयर के। तो सोचो हमें क्यों एटमॉस्फेयर जरूरी है, अगर बिना एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा यहाँ पर सर्वाइवल या हमारा जीवन यापन कर पाना इट वुड बी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, सो इट हैज़ मास ऑफ एयर दैट मेड टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल। तो ये जो एयर का मास है, इसी की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, लिवेबल है, लिवेबल कंडीशन में। ठीक है, अच्छा एक साइंस में हमने एक चीज़ पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अच्छा फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आई एम अगेन सेइंग, ये वाली रिएक्शन जनरली ग्रीन प्लांट्स में होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो कौन कैरी आउट करता है, लीव्स, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये करती हैं। अच्छा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये पहली बात तो सन की प्रेजेंस में होता है। अगर सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो एक तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, साथ के साथ में एनवायरनमेंट में हमारे में बहुत ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा चाहिए पानी। अब देखो प्लांट पानी तो जड़ से ले लेगा, सनलाइट से सनरेज मिल जाएंगी, और एनवायरनमेंट से क्या मिल जाएगी, CO2 मिल जाएगी। तो प्लांट्स क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, जड़ से पानी लेते हैं, और फिर इन चीज़ों को रिएक्ट करने के बाद एक तो ये अपना
ग्लूकोज बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, जिसको हम फूड बोल सकते हैं कि अपना एक तो अपने लिए क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और साथ ही साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो देखो प्लांट का कितना इंपॉर्टेंट काम है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं, और ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के चक्कर में अंधे हो गए, धुआंधार डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ों का क्या कर रहे हैं हम, कटाई करते जा रहे हैं, कम पेड़ लगा रहे हैं, तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें घर में पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। कुछ फर्क तो पड़ेगा, आप लगाओ, कोई लगाए ना लगाए, पर आपकी जिम्मेदारी है एटलीस्ट एक दो पेड़ हर साल लगाते रहो, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो जब भी आपका जन्मदिन आए तो बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाया करो, ठीक है। कुछ फर्क तो पड़ेगा, ध्यान रखना, कुछ फर्क तो पड़ेगा, ओके। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, एयर में, हम एटमॉस्फेयर में एयर होती है, ये तो सीधी सीधी बात है, और उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर में कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेयर में दो गैसें जो सबसे ज़्यादा हैं। पहली बात तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और ये दोनों गैस बनाती हैं एटमॉस्फेयर में 99%। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 99% जो गैसेस हैं वो दो ही हैं, पहली है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एयर में क्या क्या होता है, तो एयर में दो गैस तो हमें पता चल गया, 78% हो गया नाइट्रोजन, 21% हो गया ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस हैं, जैसे आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हालांकि इसका मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, वहाँ पे आपको और समझाऊंगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना, ओनली 0.03। इसके अलावा और भी गैसेस हैं 0.04%, उसमें आती हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये बहुत सारी गैसेस हैं, ये भी पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है 78%, दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर कितना बनाती है, 99%। इसके अलावा एयर में कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने देखा ही होगा और देख लेना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अदर जितनी भी गैसेस है 0.04%। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब घटक, मतलब एयर किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो मेजर जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन नाइट्रोजन का ही है। अब थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, एयर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है वो है नाइट्रोजन। प्लेंटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की ही पाई जाती है। अच्छा, व्हेन वी इनहेल, इनहेल का मतलब है सांस लेना और एक्सहेल का मतलब है सांस बाहर निकालना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं देन वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो हम अपने जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, दो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट में, आपने देखे होंगे। तो दोनों लंग्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते भी और साथ के साथ में निकालते। अब देखो, हम जो सांस ले रहे हैं ऐसा तो नहीं 100% ऑक्सीजन जा रही है, उसमें कुछ बाकी गैसेस भी होती हैं, मगर इनको हम एक्सहेल भी कर देते हैं। और प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जो होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल वर्ड का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए। मगर प्लांट्स इस नाइट्रोजन गैस को इन्वायरमेंट से या एयर से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ध्यान देना, प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस तो चाहिए अपने मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मगर उसको वो डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो इस नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंट वाली को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसको प्लांट यूज कर सकें। तो कुछ प्लांट्स होते हैं, ध्यान देना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, that bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it। तो ध्यान देना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, साथ के साथ में कुछ प्लांट्स होती हैं, कुछ मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। रूट्स मतलब जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या लेंगे, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस को लेंगे और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हमारे प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर
कर सकें। ध्यान देना, नॉर्मली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में, तो बीच में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इसका फिक्सेशन करते हैं और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हुआ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होगी, दूसरे नंबर पर सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल जो गैस है वो हमारी ऑक्सीजन है। कितने परसेंट है? 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपको पता है सभी प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी जानवर सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हवा से या आसपास के एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस वाली मैंने कहानी बताई थी। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसके दौरान ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, O2 में। मगर किसकी प्रेजेंस में ये करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ध्यान रख देना, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स। तो भाई ग्रीन प्लांट्स मतलब अगर खत्म करते चले गए तो डेंजर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, इसलिए प्लांटेशन पे फोकस करो बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम CO2 छोड़ते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे करके हमारा बैलेंस बना रहता है। मगर इफ़ वी कट द ट्रीज देन बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्स। ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते चलेगा। तो सीधी बात है, पेड़ तो हम काट रहे हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन तो हम कर रहे हैं। आपको पता है शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं, तो दिक्कत तो आ रही है आज की डेट में। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आपने महसूस किया होगा, न्यूज़पेपर में खबर भी आती है कि पिछले 30 साल में, पिछले 100 साल का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है। तो मैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जिसको मतलब प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे प्लांट जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए और साथ के साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स ये भी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है, उसके बाद जो निकलती है वो निकलती है CO2। चलो क्लास 7 के बच्चों मुझे एक बताओ, थोड़ा साइंस का एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो हमारे बॉडी में आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ओके, तो मैं कह रहा था ह्यूमंस भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स भी रिलीज करते हैं, और ग्रीन प्लांट जो होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन, और साथ के साथ में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक्स ए परफेक्ट बैलेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान और जानवर जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो चीज़ बराबर होती है जितना जो प्लांट्स हो रहे हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है, जितना हम CO2 निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं प्लांट, जितना इंसान, जितना एनिमल्स और ह्यूमंस CO2 रिलीज कर रहे हैं, अगर उतना ही प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं तो बैलेंस कैसा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। मगर अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये इम्परफेक्ट हो जाएगा और फिर मतलब इम्बैलेंस होने की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेज आ सकते हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मगर ऐसा हो रहा है। देखो आप, ग्रीन प्लांट्स हम कट करते जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बैलेंस क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउएवर बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, ऑयल्स, और भी हम इसको मतलब बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में आपने देखा होगा जितने भी डीजल के व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं, तो जैसे ही वो रेस मारते हैं तो देखो कितना ज़बरदस्त धुआं निकलता है, तो उसमें भी CO2 होती है। तेल को जलाओ, कोयले को जलाओ तो उसमें से भी बहुत सारा क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो इनके जो व्हीकल्स होते हैं या कोल या ऑयल्स को जलाने से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कहाँ पर जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या हो रहा है, बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। एज ए रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग इंक्रीजिंग द अर्थ वेदर एंड
क्लाइमेट, यहाँ पर थोड़ा ये 2 बार आ गया, यहाँ पे इतना ही लिखना है आपको। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, इस इंक्रीजिंग को हटा देना। देखो अब हमारे इन्वायरमेंट में अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो उससे हमारे क्लाइमेट और वेदर पर फर्क पड़ेगा, मौसम और जलवायु पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अब आपको और डिटेल में समझाऊंगा जब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और क्यों मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिलहाल तो इतना ध्यान रखो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत होती है कि ये अर्थ से जो वापस हीट जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, उसको ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप मतलब फंसा लेती हैं, रोक लेती हैं, जाने नहीं देती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो सीधी सीधी बात है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी आएगा, और पानी ज़्यादा आएगा तो ओशंस का लेवल बढ़ेगा, और ओशंस का लेवल बढ़ेगा तो आसपास के एरिया में बाढ़ आने की, सुनामी आने की संभावना रहेगी, और आसपास के एरिया डूब सकते हैं। तो फिर तबाही बहुत डेंजरस चीज़ है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक संदेश यही देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपको मेरी तरफ से कि भाई पेड़ ज़रूर लगाओ, छोटे छोटे पेड़ लगाओ, मगर पेड़ ज़रूर लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। घर में जहाँ पर जगह हो वहीं पर पेड़ लगाओ, गमले लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। देखना कितनी खुशी मिलती है, इसमें भी एक अपने आप में बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। लोग क्या कह रहे हैं उस चीज़ की केयर मत करो, मगर मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, अपना पेड़ जरूर लगाएं, अपने अपने नाम का पेड़ लगाएं, हर साल एक पेड़ बढ़ाते जाओ। ठीक है, छोटे छोटे ही सही, मगर पेड़ जरूर लगाओ। एक कमरा कम बनवा लो घर में, मगर पेड़ जरूर होना चाहिए भाई। जीवन तभी आपका मतलब सफल होगा हम सबका। ठीक है, सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।